हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजीफ्लाई में। तो दोस्तों, आज की क्लास होने वाली है दोस्तों, जो कि एग्ज़ाम होने वाला है आपका यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2025, जिसके रजिस्ट्रेशन दोस्तों अभी चालू हैं। जिसने फॉर्म फिलअप नहीं किया है दोस्तों, वो अपना फॉर्म फिलअप कर लें। इसमें योग्यता वगैरह की जो बात करें हमने, उसके ऊपर एक वीडियो बनाई है डिटेल से, उसे आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम शुरुआत करेंगे आज सब्जेक्ट भारतीय इतिहास को लेकर, जो कम से कम 5 नंबर के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो भारतीय इतिहास में दोस्तों एक-एक करके हमारे जो ये क्लासेस होंगी, ये वीडियो जो होंगी, वो पूर्व परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं यूपी ट्रिपल एससी द्वारा, जितनी भी परीक्षाएँ कराई गई हैं, उन सभी का समावेश हमने इसमें किया है। और एक-एक बिल्कुल सीक्वेंस वाइज़, जैसे कि भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता से जो प्रश्न पूछे गए हैं, उनको देखेंगे आज की इस वीडियो में। और इसी तरीके से दोस्तों ये निरंतर क्लासेस हमारी आती रहेंगी और आपको दोस्तों एक अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरीके के यूपी ट्रिपल एससी प्रश्न पूछता है एग्जाम में, और आप बेहतर दोस्तों तैयारी कर पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वही घूम फिर के प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से आपका अंदाज़ा लग जाएगा और एक तैयारी बेहतर हो जाएगी और एक सही दिशा में आप तैयारी करेंगे और आगे बढ़ेंगे और आसानी से दोस्तों एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। और एक और बात, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें अपने दोस्तों तक। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न क्या है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था। ये पूछा है आपसे कि तांबे का पहली बार उपयोग किस युग में किया गया। पहला ऑप्शन है मध्यपाषाण युग, दूसरा है ताम्रपाषाण युग, तीसरा है पुरापाषाण युग, ऑप्शन डी है नवपाषाण युग। देखिए, ये प्रश्न यूपिटर प्लस पीईटी में पूछा गया है। 2022 में जो हुआ था, सिर्फ फर्स्ट में एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि तांबे का पहली बार उपयोग किस युग में किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ताम्रपाषाण युग में। देखिए, नाम भी इसका ताम्रपाषाण युग पड़ गया है, क्योंकि पहली बार तांबे का यहाँ पे उपयोग हुआ, इसलिए इसका नाम भी ताम्रपाषाण युग पड़ गया है। अब दोस्तों इसके बारे में थोड़ा डिटेल से चर्चा करेंगे। चलिए, यहाँ पे इसकी व्याख्या देखेंगे। व्याख्या क्या है एक बार देखते हैं। ताम्रपाषाण युग नवपाषाण युग के बाद शुरू होता है, ठीक है, याद रखेंगे। नवपाषाण युग के जो बाद शुरू होता है ताम्रपाषाण युग, यह है लगभग 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के आसपास कांस्य युग का ही एक भाग माना जाता है। ठीक है, तो ताम्रपाषाण युग जो है वो कांस्य युग का ही एक भाग है और 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के आसपास इसका काल माना जाता है। इस काल में मनुष्य पत्थर के औजारों के साथ साथ तांबे के औजार का भी उपयोग करने लग गया था। ठीक है, तो पहले क्या था, मतलब जो पत्थर के औजार प्रयोग कर रहा था इस युग का मानव, इस काल का मानव, तो वो धीरे धीरे जो है वो तांबे के औजार का भी उपयोग करने लग गया था। याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब दोस्तों। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए, आपसे पूछा है। पहला है लोथल, दूसरा है नागपट्टनम, ऑप्शन सी है महास्थानगढ़ और ऑप्शन डी है सिकंदरिया। तो बताइए, हड़प्पा का जो एक बंदरगाह है उसका नाम है लोथल, ऑप्शन ए। याद रखेंगे दोस्तों, ये प्रश्न सभी पूछे गए हैं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं, एक बार व्याख्या देखते हैं। लोथल हड़प्पा कालीन बंदरगाह है, याद रखेंगे। यह भारत के गुजरात राज्य में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। तो याद रखेंगे, एक बार तो एग्जाम में प्रश्न पूछ लेगा हड़प्पा का एक बंदरगाह बताइए लोथल। यदि अगला प्रश्न आपसे पूछ लेगा कि जो लोथल है वो कहाँ है, वर्तमान में कहाँ है, तो आप कहेंगे सर गुजरात राज्य में है, भोगवा नदी के तट पर है। ठीक है, भारत के गुजरात राज्य में है, भोगवा नदी के तट पर है। इसकी खोज सन 1955-60 में रंगनाथ राव द्वारा की गई थी। ठीक है, तो किसके द्वारा। अच्छे से दोस्तों विश्लेषण जो व्याख्या है इसको अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि अगला प्रश्न दोस्तों यहीं से आपको देखने को मिलेगा। लोथल को मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, देखिए एक नया प्रश्न ये हो गया कि मिनी हड़प्पा के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप कहेंगे सर लोथल को। लोथल एक पूर्वी भाग में 223 मीटर लंबा, 35 मीटर चौड़ा एवं 38 मीटर गहरा गोदीवाड़ा बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि जो गोदीवाड़ा के साक्ष्य जो बंदरगाह है उसके साक्ष्य मिले हैं, उसकी लंबाई चौड़ाई क्या है एक बार देख लेंगे। याद रखेंगे रंगनाथ राव ने की थी। जो लोथल है आपका, उसकी खोज भोगवा नदी के तट पर गुजरात राज्य में है। ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अब प्रश्न नंबर 3 क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे आगे। चलिए, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल जिसको नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया गया था, ये आपको बताना है कौन सी तकनीक है। ऑप्शन ए है पत्थर की नक्काशी, ऑप्शन बी है हाथी दांत नक्काशी, ऑप्शन सी लकड़ी की नक्काशी, ऑप्शन डी है मोम लोपी ढलाई जिसको कास्टिंग बोलते हैं। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, कास्टिंग, जो हड़प्पा सभ्यता के दौरान जो है, जिसको डांसिंग गर्ल के नाम से जाना जाता है, जिसको नर्तकी बोलते हैं, जो कांस्य की प्रतिमा है उसे बनाने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया, तो उसको कहते हैं कास्टिंग, मोम लोपी ढलाई, कास्टिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया दोस्तों। यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं वो इस तरीके भी बनते हैं। जो डांसिंग गर्ल नर्तकी है वो कैसे, किसकी प्रतिमा है, मतलब आप कहेंगे कांस्य की प्रतिमा है और हड़प्पा सभ्यता के दौरान यहाँ पे ये बनाई गई। ठीक है। तो इसकी व्याख्या देखेंगे क्योंकि व्याख्या से प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलता है। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए मोमलोपी ढलाई, जिसको लास्ट वैक्स कास्टिंग बोलते हैं, लास्ट वैक्स तकनीक का प्रयोग किया गया। यह प्रसिद्ध मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। कहाँ से हुई? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है प्रसिद्ध मूर्ति। हड़प्पा सभ्यता विश्व की प्राचीनतम नगरीय सभ्यताओं में से एक है और इसका विस्तार पश्चिमोत्तर भारत में था। तो एक पॉइंट भी यह याद रखेंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो आपकी, वो कैसी सभ्यता है? आपकी नगरीय सभ्यता है। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता जो है वो विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में नगरीय सभ्यता भी है। आपसे पूछ लेगा कि हड़प्पा सभ्यता कैसी है, ग्रामीण है या नगरीय है? ठीक है। तो क्या कहेंगे आप कि सर ग्रामीण सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता, सॉरी नगरीय सभ्यता। ठीक है, क्या है? नगरीय सभ्यता है। याद रखेंगे अच्छे से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो कैसी लग रही है दोस्तों, कमेंट करके बताएं हमें। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अब यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 क्या है आपके सामने कि छठी पांचवी शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्की के लोगों ने सिंधु के पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को क्या कहा था? ऑप्शन ए है हिंदी, ऑप्शन बी है हिंदवी, ऑप्शन सी है अल हिंद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहा था जो छठी पांचवी शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्की के लोगों ने सिंधु के पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को हिंदवी कहा था? क्या कहा था? हिंदवी। देखिए ये यूपी वन रक्षा रक्षक में पूछा है, 2022 में ही पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो इस तरीके के प्रश्न यूपी पूछता है। यदि आपको यहाँ से ये चीजें क्लियर हो जाएंगी तो आपको क्या है, आने वाले एग्जाम में एक अंदाजा लग जाएगा कि किस तरीके से यूपी प्रश्न पूछता है और कहाँ से चीजों को तैयार करना है। क्योंकि होता क्या है कि कई बार जो पूर्व परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं में से आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा या उससे मिलता जुलता प्रश्न आपको वहां से देखने को मिल जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। यहाँ पे ये कह रहा है कि पांचवी छठी शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्की लोगों ने सिंधु के पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को हिंदवी कहा था। छठी पांचवी शताब्दी ईसा पूर्व में सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए फारसी शब्द हिंदू का प्रयोग किया गया। तुर्कों ने सिंधु के पूर्व में लोगों को हिंदू तथा उनकी भूमि को हिंदुस्तान कहा और उनकी भाषा को हिंदवी कहा। लोगों को कहा हिंदू कहा और जो वहाँ भूमि थी उसको हिंदुस्तान कहा और भाषा को हिंदवी कहा। ठीक है, याद रखेंगे तुर्कों ने कहा था सिंधु के लोगों को। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अच्छा प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 है। चलिए देखते हैं क्या है कि हड़प्पा संस्कृति की मोहर और टेराकोटा कला पर निम्नलिखित में से किस जानवर को दर्शाया नहीं गया है? आपसे पूछा है। ऑप्शन ए है बाघ, ऑप्शन बी है गाय, ऑप्शन सी है गेंडा और ऑप्शन डी है हाथी। तो आपको बताना है कि किस जानवर को दर्शाया नहीं गया है हड़प्पा संस्कृति की मोहर और टेराकोटा कला पर। तो आप कहेंगे सर बाघ को भी दर्शाया गया है, गेंडा को भी, हाथी को भी, लेकिन गाय जो है उसको नहीं दर्शाया गया है।
तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। याद रखेंगे ऑप्शन बी, गाय को हड़प्पा संस्कृति की मोहर और टेराकोटा कला पर नहीं दर्शाया गया है। गाय जो गौ माता होती है, ठीक है। चलिए अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या है? हड़प्पा संस्कृति की मोहर और टेराकोटा कला पर गाय को नहीं दर्शाया गया। इस काल की मोहरें वर्गाकार, त्रिकोणीय तथा आयताकार होती थी। याद रखेंगे, देखिए यहाँ पे एक प्रश्न तैयार हो गया कि जो हड़प्पा काल की मोहरें हैं वो कैसे, कितने प्रकार की होती थी। एक तो होती थी आपकी वर्गाकार, ठीक है, क्या वर्गाकार होती थी, आयताकार होती थी, ठीक है, वर्गाकार, आयताकार और त्रिकोणीय, ठीक है, ये होती थी हड़प्पा काल की मोहरें। मुद्रा लेख जो है वो दाईं से बाईं ओर लिखे जाते थे। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है कि जो हड़प्पा काल में जो मुद्रा लेख थे वो आपके दाईं से, मतलब सीधे हाथ से, जैसे कि उर्दू भाषा लिखी जाती है सीधे हाथ से बाएं की तरफ, दाएं से बाएं की तरफ, ठीक है, लिखा गया। और इस पर बैल, गेंडा, हाथी आदि का चित्र मिलता है। टेराकोटा कला पक्की हुई मिट्टी से बनाई गई मूर्तियां होती थी, ठीक है। याद रखेंगे जो टेराकोटा कला है वो क्या है, पकी हुई मिट्टी से बनाई गई मूर्तियां होती थी। टेराकोटा कला राजस्थान की प्रसिद्ध हस्तकलाओं में से एक है, ठीक है, राजस्थान की, ठीक है। देखिए कई प्रश्न यहाँ से दोस्तों तैयार हो जाते हैं हमारे जब विस्तृत व्याख्या हम पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ से प्रश्न जरूर आपको देखने को मिलेंगे। तो यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहें दोस्तों। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को उन सभी लोगों तक पहुंचाएं, अपने भाई बहनों तक, दोस्तों तक, जो भी यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2025 की तैयारी कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या है? प्रश्न नंबर 6 कि हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। देखिए अच्छा प्रश्न है कि ये पूछा है आपसे जो हड़प्पा काल में एक नगर था और वो कौन सा नगर था जो कि 3 भागों में विभाजित था, मतलब बटा हुआ था। तो ऑप्शन ए है आपके सामने लोथल, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी है कालीबंगा और ऑप्शन डी है धोलावीरा। तो जो हड़प्पा काल का वह नगर था जो 3 भागों में बटा था, तो वो था आपका धोलावीरा। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। देखिए कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछा गया, 2020 में पूछा गया, तो वो नगर था धोलावीरा। चलिए इसके बारे में पढ़ेंगे अच्छे से, व्याख्या देखेंगे पूरा अच्छे से कि हड़प्पा काल का पुरातन स्थल धौलावीरा जो कि गुजरात के कच्छ के रण में के मध्य स्थित द्वीप खादिर में स्थित है, ठीक है। ये बात भी याद रखेंगे, कहाँ स्थित है, द्वीप खादिर में। धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था। नगर के महाप्रसाद वाले भाग के उत्तर में एक विस्तृत संपूर्ण एवं व्यापक समतल मैदान के अवशेष मिले हैं। इसके उत्तर में नगर का मध्य भाग है जिसे पूर्व की संज्ञा दी गई है। इसके पूर्व में नगर का तीसरा महत्वपूर्ण भाग है जिसे निचला शहर या अवम नगर कहा जाता है, ठीक है। याद रखेंगे कैसे, क्या याद रखना है इसमें कि जो जिसे जो है उत्तर में जो नगर का मध्य भाग है, मध्य भाग को किसकी संज्ञा, पूर्व की संज्ञा दी गई है, ठीक है। पूर्व में जो नगर का तीसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है उसे निचला शहर कहा गया है, याद रखेंगे, ठीक है, निचला शहर कहा गया है। यह भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। धौलावीरा की खोज 1967 से 1968 में जेपी जोशी ने की थी। धौलावीरा से विशाल जलाशय के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। याद रखेंगे इसकी खोज किसने की, जेपी जोशी ने की, ठीक है। और भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर कौन है, धौलावीरा। ये कहाँ स्थित है, तो ये गुजरात के कच्छ के रण के मध्य स्थित खादिर में स्थित है, याद रखेंगे ये बात भी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। इसी तरीके से दोस्तों हम एक एक करके सभी चीजों को क्लियर कर लेंगे दोस्तों। इससे क्या होगा, आपको एक अंदाजा लग जाएगा कैसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं और आपकी बेहतर तैयारी यहाँ पे हो जाएगी दोस्तों। बहुत कम समय में हम बहुत अच्छी तैयारी यहाँ पे करेंगे, क्योंकि दोस्तों जब आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो एग्ज़ाम की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है, किस तरीके के प्रश्न एग्ज़ाम में आते हैं, किस तरीके के जो आयोग है किस तरीके के प्रश्न आपसे पूछता है। यदि आपको इस सब की जानकारी नहीं होगी
तो कहीं ना कहीं आप दोस्तों मार खा जाएंगे। तो इसलिए अच्छे से चीज़ों को कवर करते चलेंगे हम। चलिए 7वां प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी रोपड़, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी लोथल। तो जैसा कि आपने सभी ने इतिहास पढ़ा होगा, तो कालीबंगा भी देखो आपने पढ़ा है सिंधु घाटी सभ्यता में, रोपड़ भी पढ़ा है, लोथल भी पढ़ा है, लेकिन पाटलिपुत्र नहीं पढ़ा होगा। ऑप्शन सी इसलिए राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी की व्याख्या देखेंगे कि लोथल से प्राप्त वस्तुएं युगल समाधि, पत्तन, घोड़े का अवशेष, धान की भूसी, वर्ताकार अग्निवेदिका, ये कहाँ से लोथल से प्राप्त हुई है सभी। रोपड़ से क्या प्राप्त हुई है, तांबे की कुल्हाड़ी, मानव कंकाल के साथ कुत्ता। ठीक है, जो मानव कंकाल के साथ कुत्ता है वो रोपड़ से प्राप्त हुआ है। कालीबंगा से क्या हुए हैं, जुते हुए खेत, अग्निकुंड आदि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि जुते हुए खेत जो है वो कहाँ से, कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। और मनुष्य कंकाल के साथ कुत्ता का जो अवशेष मिले हैं, और तांबे की कुल्हाड़ी जो मिली है वो आपकी कहाँ से, रोपड़ से मिली है। और धान की भूसी, वृत्ताकार अग्नि का, घोड़े के अवशेष, ये कहाँ से, लोथल से प्राप्त हुए हैं। यहाँ से कई बार प्रश्न एग्जाम में बने हैं, इसको अच्छे से ध्यान रखें दोस्तों, नोट्स बना लें अपने, या हमारे साथ ऐसे ही एक दो बार अच्छे से पढ़ें तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आगे पाटलिपुत्र जो है वो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, जहाँ तृतीय बौद्ध सभा आयोजित की गई थी, जिसके अध्यक्ष मोगली पुत्तनतिस थे। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि शासक अशोक से संबंधित थे, अतः पाटलिपुत्र सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या है आपका, देखते हैं अच्छे से कि मोहनजोदाड़ो शब्द का अर्थ क्या है, आपसे पूछ लिया है। मोहनजोदाड़ो शब्द का अर्थ, ऑप्शन ए है पसंदीदा शहर, ऑप्शन ए है पसंदीदा शहर, ऑप्शन बी है माउंट ऑफ द डेड, या ऑप्शन सी है रहने की जगह, ऑप्शन डी है एक बाजार क्षेत्र। तो बताइए क्या होगा। मोहनजोदड़ो का अर्थ है माउंट ऑफ द डेड, मृतकों का टीला जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। याद रखेंगे कैसी थी, नगरीय। हड़प्पा भी और सिंधु घाटी सभ्यता ये कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। प्रश्न पूछा जाता है इसमें। मोहनजोदाड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में, ठीक है, कहाँ मोहनजोदाड़ो कहाँ था, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में, सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित था। कहाँ था, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में, और सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित था मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदड़ो शब्द का अभिप्राय मृतकों का टीला, माउंट ऑफ द डेड होता है। ठीक है, याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त वृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो नगर से ही प्राप्त हुआ था, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड लगभग 7.01 मीटर चौड़ा, 11.89 मीटर लंबा तथा 2.44 मीटर गहरा है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी, चित्रात्मक थी। कैसी थी, याद रखेंगे, सिंधु घाटी की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी। कितनी क्या थी, भाव चित्रात्मक। याद रखेंगे, यह लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। कैसे, दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी, उर्दू जैसे उर्दू लिखी जाती है, याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, कई प्रश्न यहाँ पे हमने कवर किए। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 9 है आपके सामने, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए है सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। ठीक है, उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया। ऑप्शन सी, सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल कुछ हिस्सों में कवर करती थी। ऑप्शन डी है सिंधु लोग कुत्तों, बिल्लियों और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे। तो यहाँ पे जो कथन सत्य है सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों में, तो पहला ही है, ऑप्शन ए कि सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। याद रखेंगे, कपास का उत्पादन करने वाले पहले लोग कौन थे, सिंधु घाटी के लोग। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, बस बाकी सभी गलत हैं। चलिए इसकी थोड़ी व्याख्या देखेंगे अच्छे से, क्योंकि व्याख्या से कई प्रश्न हमारे यहाँ पे तैयार होते हैं। मोहनजोदड़ो एवं अन्य स्थलों पर पाए गए सूती वस्त्रों के रेशों से इस बात का पता चलता है कि कपास की खेती भी की जाती थी। इस सभ्यता के परिपक्वता के चरण से कम 2000 वर्ष पूर्व
कि मेहरगढ़ पुरातत्व स्थल पर कपास के अवशेष प्राप्त हुए। सर्वप्रथम यहीं के निवासियों ने कपास की खेती प्रारंभ किया। ऐतिहासिक काल में मेसोपोटामिया में कपास के लिए सिंधु शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, किसका? कपास के लिए सिंधु शब्द का प्रयोग किया गया जाने लगा, तथा यूनानियों ने इसे सिंडन कहा, जो सिंधु का ही रूपांतरण है। हड़प्पाई लोगों को कुल 9 फसलें ज्ञात थी। गेहूं की 3 किस्में, जौ की 2 किस्में, कपास, खजूर, तरबूज, मटर, राई, सरसों, तिल। सिंधु सभ्यता के लोग अनाज रखने के लिए मिट्टी के बने बड़े बर्तनों का प्रयोग करते थे। पश्चिम बंगाल में सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमाण नहीं मिलते, यद्यपि घोड़े का प्रमाण प्राप्त होता है, परंतु घोड़े को बड़े पैमाने पर पालने के प्रमाण नहीं मिलते। ठीक है, अतः विकल्प ए सही है। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। क्या है प्रश्न नंबर 10? कि हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन ए यहाँ पे दयाराम साहनी, ऑप्शन बी राखलदास बनर्जी, ऑप्शन सी है एस आर राव, ऑप्शन डी आर एस बिस्ट। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है एस आर राव। ठीक है, लोथल खुदाई। चलिए यहाँ पे इसकी थ्योरी देखते हैं। लोथल सैंधव सभ्यता का सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। लोथल का टीला अहमदाबाद गुजरात जिले में सरवगल नामक ग्राम में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। 1955 तथा 1960 के मध्य एम एस राव के निर्देशन में वहां खुदाई की गई। यहाँ के नगर 2 भागों में विभाजित थे, पहला दुर्गढ़ी तथा निचला शहर। संपूर्ण बस्ती एक ही प्राचीर में घिरी थी। लोथल से मनका बनाने का कारखाना, याद रखेंगे, गोदीवाड़ा धान के साक्ष्य, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे दोस्तों इस वीडियो का अंतिम और लास्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। इसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 11। चलिए अंतिम प्रश्न है ये कि सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहां से मिला है? सिंधु सभ्यता में जो घोड़े की अस्थियां, उनके अवशेष कहां से मिला है? ऑप्शन ए बनावली, ऑप्शन बी चंदहोड़ो, ऑप्शन सी है कांगडोर, ऑप्शन डी है सुरकोटदा। तो यही आपका राइट आंसर है, सुरकोटदा में घोड़े की अस्थियों के अवशेष मिले हैं। इसको अच्छे से पढ़ते हैं कि सुरकोटदा या सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यहाँ से घोड़े की अस्थियां तथा एक कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सुरकोटदा से सावधान की एक नई विधि कलश समाधान का उदाहरण प्राप्त हुआ है। लोथल से घोड़ों की लघु मृण मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं दोस्तों। तो ये थे जो यूपी ट्रिपल एससी द्वारा पूर्व परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं सिंधु घाटी सभ्यता से, उनके बारे में हमने चर्चा की दोस्तों, और विस्तृत व्याख्या का विश्लेषण किया दोस्तों। और यहाँ से आपको एक अंदाज़ा लगा कि किस तरीके के प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। और दोस्तों कई बार ये होता है कि इन्हीं में से प्रश्न आपको देखने को मिल जाता है। तो अच्छे से दोस्तों वीडियो को देखें। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को बताएं एक बार कमेंट करके, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक। मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द एक नई वीडियो में इसी तरह। इसी के आगे अगली वीडियो होगी भारतीय इतिहास की, और एक एक करके हम सारे सब्जेक्ट को दोस्तों आपके सामने कवर करेंगे। बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।